5 ऊर्जा के स्रोत का कुछ टॉपिक को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए है संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे, जिसको हम CNG के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि CNG क्या है। तो कह रहा है कि CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यह प्राकृतिक गैस को उच्च दाब यानी 200 से 250 बार पर संपीड़ित करके बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4 गैस से बनी होती है। यानी CNG जो गैस है ये मुख्य रूप से मीथेन यानी CH4 से बना होता है। और इसका जो विशेषता है क्या है, यानी इसका जो रंग है वो कोई रंग नहीं होता है और ना ही इसका कोई गंध होता है। और ये एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है जो हमारे प्रकृति को अशुद्ध होने से बचाता है। इसका उपयोग करने से ज़्यादा हमारा वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे CNG का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए CNG का उपयोग CNG का उपयोग देखिए सबसे पहले हम वाहन में करते हैं। देखिए CNG का उपयोग वाहन में, घरों में और उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि CNG का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो कार, बस, ऑटो, टैक्सी तथा ट्रकों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी आजकल जो गाड़ियां हैं वो CNG से चलने लगी है, जिसका उपयोग करके जो कार या फिर ट्रक जो होता है ईंधन का निर्माण करता है, उसके जरिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है। उसके बाद देखिए घरों में उपयोग, इसका घर में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। CNG का उपयोग घरों में खाना पकाने, पानी गर्म करने आदि कार्य के लिए किया जाता है। यानी हम घर में भी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो खाना बनाने के लिए करते हैं, पानी को गर्म करने के लिए करते हैं, ये सब में उपयोग करते हैं। उसके बाद है उद्योगों में उपयोग। उद्योग में किस प्रकार से करते हैं, CNG का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भट्टियों, बॉयलर तथा जनरेटर चलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उद्योग में जनरेटर, भट्टे या बॉयलर को चलाने के लिए किया जाता है। अब है जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या क्या हानियां होती है, उसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोयला, पेट्रोल एवं डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से अनेक कारक गैस वायु में मिलती है। यानी जीवाश्म ईंधन जो होती है उसका अगर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं या उपयोग करने से हमारे वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को जलने से विभिन्न प्रकार के गैस मुक्त होते हैं। वे गैस देखिए कौन कौन से, CO2 है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जिसे जानते हैं, उसके बाद NO2 है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारे गैस जीवाश्म ईंधन के जलने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जो कि हमारे वायुमंडल को क्षतिग्रस्त करती है। देखिए CO2 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यह ग्रीन हाउस गैस है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी CO2 जो गैस है इससे क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी का तापमान है, गर्मी जो है वो बढ़ता है। उसके बाद है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कह रहा है यह गैस वायु में नमी के साथ मिलकर अम्ल वर्षा कराती है। उसके बाद NO2 है, कह रहा है यह गैस श्वसन रोग, धुंध तथा आँखों में जलन पैदा करती है। मतलब NO2 जो गैस है या
क्या करती है, श्वसन रोग, यानी जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न करती है। धुंध मतलब धुआं, कोहरा जिसको बोलते हैं, और आंखों में जलन, और जिसके कारण क्या होती है, आंखों में जलन उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अम्ल वर्षा। देखिए जब हम क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन का यूज करते हैं तो उसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 दोनों गैस जब उत्पन्न होती है तो दोनों को मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, वायुमंडल हमारा क्षतिग्रस्त होता है और इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिससे जो हमारे घर है, महल है, ये सब ज़्यादातर क्षतिग्रस्त होते हैं। कराए अम्ल वर्षा में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है और जल स्रोत प्रदूषित होती है। यानी अम्ल वर्षा के फलस्वरूप क्या होता है, तो अम्ल वर्षा के फलस्वरूप जो हमारे मिट्टी उपजाऊ है वो उसका उपजाऊ खत्म हो जाती है और पेड़ पौधा पर ज़्यादातर नुकसान होते हैं, वे जल जाते हैं, सूख जाते हैं और हमारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। देखिए आगे है धुआं तथा वायु प्रदूषण। कराए कोयला जलने से घना धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। इसमें दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग तथा अन्य बीमारियां होती है। अब क्या होता है, धुआं तथा वायु प्रदूषण में क्या करा है कि जब हम कोयला का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे हानिकारक धुआं निकलती है, जिससे क्या हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे बीमारी कौन कौन हो सकता है, तो दमा हो सकता है, खांसी हो सकता है, फेफड़ा से संबंधित कुछ रोग हो सकता है और भी विभिन्न प्रकार के बीमारियां हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में दिया हुआ है, कह रहा है कि स्वच्छ, सुरक्षित एवं किफायती ईंधन है। हमें जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर CNG के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रख सके। यानी कह रहा है कि CNG जो गैस है वो हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा है, इससे कम हानियां हमारे वायुमंडल की होती है और जितने भी जीव रह रहे हैं पृथ्वी पर उन्हें भी कम क्षति होती है। इसलिए हम लोगों को CNG का ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए है जल विद्युत ऊर्जा एवं जल विद्युत संयंत्र। देखिए सबसे पहले परिभाषा है, कह रहा है जल विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कह रहा है बहते या गिरते जल की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्राप्त की जाती है। यानी जब जो जल है किसी ऊंचे स्थान से गिरती है तो या बहती है तो बहने के फलस्वरूप उसे अलग अलग तरीकों से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है और उसका उपयोग हम लोग लाइन के रूप में करते हैं। करा इसे जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी जल विद्युत ऊर्जा का जो निर्माण होता है जल विद्युत संयंत्र के जरिए किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक झील में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद एक ऊंचा, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया हुआ, एक झील में क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा कर लेंगे और करने के बाद एक ऊंचा बांध बना लेंगे और इसमें एक पंप को सेट कर देंगे। और पंप को सेट करने के बाद कुछ दूरी पर एक हम जनरेटर लगाएंगे और जनरेटर में टरबाइन को सेट कर देंगे और जैसे ही यहाँ से पानी आएगा, आने के फलस्वरूप टरबाइन घूमने लगेगा और टरबाइन घूमने के फलस्वरूप जनरेटर भी क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा और घूमने के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जल विद्युत संयंत्र
में मतलब जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? तो जलाशय से मिलकर बना होता है, मतलब झील से, बांध की संरचना, दबाव पाइप और टरबाइन और जनित्र, ये सारा मिलकर एक क्या करती है? जल विद्युत संयंत्र का निर्माण करती है। अब देखिए आ गया जल विद्युत की उत्पत्ति की सिद्धांत। यानी जल विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हमको सबसे पहले जल को भंडारण करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। देखकर आए बांध द्वारा नदी के जल को ऊंचाई पर बनी जलाशय में संग्रहित किया जाता है। यानी नदी वाला जो पानी है उसको क्या करेंगे? हम ऊंचा बांध बनाकर उसको क्या कर लेंगे? संग्रहित कर लेंगे, रोक लेंगे। उसके बाद कर रहा है दूसरा में जल का प्रवाह, कर रहा है जलाशय का जल दबाव के कारण पाइप से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। उसके बाद जब पानी उसमें स्टॉक हो जाएगा तो उसको पाइप के जरिए वहां से पानी को हम निकालेंगे। निकालने के बाद देखो टरबाइन का घूमना, उसके बाद पाइप के थ्रू क्या होगा? पानी टरबाइन के पास जाएगा और टरबाइन पर जाने के बाद ये जो पंखा की तरह लगा हुआ है ये क्या होगा? इस पर पानी जाएगा तो ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। वही कर रहा है प्रवाहित जल टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिरता है और उसे घुमाता है। उसके बाद है जनित्र द्वारा विद्युत, कर रहा है ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की धुरी जनित्र से जुड़ी होती है। टरबाइन के घूमने से जनित्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब क्या हुआ? जब पानी पाइप के जरिए आया, आने के बाद टरबाइन पर गया, टरबाइन के पंखुड़ी पर गया और पंखुड़ी क्या होने लगा? घूमने लगा। और यही टरबाइन में हम क्या करेंगे? ऊपर जनरेटर को सेट कर देंगे तो इसके थ्रू जनरेटर भी क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। और घूमने के फलस्वरूप जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न होने लगेगा। करा है कि विद्युत का वितरण, करा है उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज में बदलकर विद्युत लाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। और यही जो विद्युत उत्पन्न होता है इसको क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उसके थ्रू क्या किया जाता है? वोल्टेज में बदलकर उसको जो उसका उपयोग करते हैं या फिर घरों तक उन लाइनों को पहुंचाया जाता है। उसके बाद है जल विद्युत ऊर्जा के लाभ। करा है करा यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यानी जल विद्युत ऊर्जा का लाभ में क्या है कि जो जल विद्युत ऊर्जा जो है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब कि इसको एक बार उपयोग करने के बाद इसे फिर से हम उत्पन्न कर सकते हैं। करा उत्पादन के दौरान वायु प्रदूषण नहीं होता है और इसको जब हम उत्पन्न करेंगे तो उत्पन्न करने के फलस्वरूप इसमें मतलब प्रदूषण होने की संभावना नहीं रहती है। करा यह दीर्घ काल तक चलने वाला एक विश्वसनीय स्रोत है और यह जो स्रोत है विद्युत का ये मतलब ज्यादा समय तक इसको चलाया जा सकता है आसानी से। करा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति एवं मत्स्य पालन में सहायक। और क्या किया जाता है? मतलब विद्युत ऊर्जा के लाभ, जल विद्युत ऊर्जा के लाभ क्या है? तो इसके जरिए क्या किया जाता है? बाढ़ का पर नियंत्रण पाया जाता है, सिंचाई को प्रतिपूर्ति किया जाता है, पेयजल को आपूर्ति की जाती है और मत्स्य पालन में भी सहायक है। कह रहा है अगला पॉइंट में कह रहा है राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास में सहायक। साथ ही साथ क्या करता है? हमारा राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय है उसको भी सुरक्षित करता है। हमारे जो राष्ट्र का आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिति उसको विकसित करने का काम करती है। उसके बाद है जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में हानियां। यानी जब हम जल विद्युत को प्राप्त करते हैं तो क्या क्या हानियां उत्पन्न होती है।
कराए बड़े बांधों के निर्माण में बहुत अधिक धनराशि खर्च होती है। क्या कर रहा है कि जब इसको हम उत्पन्न करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पानी को स्टॉक करने के लिए हमें ऊंचा और मजबूत बांध बनाना पड़ेगा जिसमें अधिक खर्च लग सकती है। करा बड़े क्षेत्र में जलमग्न यानी डूब क्षेत्र होती है जिससे उपजाऊ मिट्टी, वन एवं मानव बस्तियां प्रभावित होती है। और क्या होता है, जल को स्टॉक करने के फलस्वरूप सभी जगह क्या हो जाएंगे, जल भर जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वहाँ के जो मूल निवासी है, वहाँ के जो भूमि है, सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से हटकर किसी दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा। कराए लाखों लोगों का विस्थापन करना पड़ता है। और इसके फलस्वरूप क्या करना पड़ेगा, जहां हम बांध बना रहे हैं, पानी को स्टॉक कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, उनको वहां से दूसरे जगह मतलब हटाना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। कराए जलाशय में गाद जमने से जल भंडारण क्षमता कम होती है। कराए जलाशय में क्या होता है, जो अवांछनीय जो पदार्थ होता है उसको जमने से क्या होता है, जो भंडारण क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कराए भूकंपीय गतिविधि की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या होती है कि जहां हम विद्युत संयंत्र लगाएंगे वहां क्या हो जाता है, यानी पानी को स्टॉक करेंगे, वहां भूकंप की गति बढ़ने की संभावना रहती है। कह है वर्षा पर निर्भरता, कम वर्षा होने पर उत्पादन घट जाता है। रुक जाओ। करा कि वर्षा पर निर्भरता कम वर्षा होने पर उत्पादन घट जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य। करा भारत में जल विद्युत ऊर्जा का विशाल संभावित स्रोत हिमालय नदियों जैसे सतलज, भागीरथी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र आदि है। यानी भारत में जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के हिमालय से निकली हुई नदियों का उपयोग किया जाता है। तरह यह स्वच्छ, सस्ती एवं टिकाऊ ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत है। और ये जो ऊर्जा स्रोत है वो मतलब स्वच्छ भी है, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित भी नहीं करती है, और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है, और ज़्यादा दिन तक इसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। सबसे पहले आता है बायोगैस, जिसको हम बोलते हैं जैव मात्रा। कराए कि ऐसा जैविक पदार्थ जो पौधों या जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, बायोमास कहलाता है। सॉरी, बायोगैस नहीं, बायोमास था। तो कह रहा है, इसका परिभाषा दिया हुआ है कि ऐसा जैविक पदार्थ जो क्या करते हैं, पौधों या जीव प्राणियों से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम ईंधन प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो लकड़ी हो जाएगा, फसल का अवशेष हो जाएगा, पशुओं का गोबर हो जाएगा, सूखे पत्ते हो जाएंगे, और कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे हो जाएंगे। उसके बाद है बायोमास ईंधन की कमियां। कराए जलने पर धुआं अधिक बनता है जिससे श्वसन संबंधी रोग हो सकती है। यानी बायोगैस के जलने से क्या होती है, धुआं अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, श्वसन संबंधी कुछ रोग उत्पन्न हो सकती है। अब है आगे, दहन की दक्षता कम होती है तथा अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। इसको जलने के लिए क्या होती है, तो ईंधन की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आय कराए लकड़ी की अधिक खपत से वनों की कटाई होती है। और क्या होता है, जब हमें बायोमास की आवश्यकता होती है तो इसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, और लकड़ी हमें किससे प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होते जाती है, जो वन है वो
धीरे धीरे कटते जाती है और हमारा वायुमंडल अशुद्ध होता जाता है। राख और कालिख अधिक बनती है, जिससे बर्तन काले होते हैं और सफाई में समय लगता है। अगला कह रहा है घर के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हानिकारक है। अब देखिए धूम्रहीन चूल्हे की विशेषता क्या है। ये एक प्रकार का चूल्हा है, इसका विशेषता क्या है। देखिए इसका विशेषता हम पहला पॉइंट दिया हुआ है, कढ़ाई की धुआं चिमनी के द्वारा बाहर निकलती है। इस पर देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का चूल्हा है और ये हो गया चिमनी। इससे क्या होती है, धुआं बाहर निकलती है। कह रहा है कि ईंधन की बचत लगभग 30 से 40% तक होती है और इस चूल्हा का उपयोग करके हम लगभग ईंधन का 30 से 40% को बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कह रहा है दहन क्षमता अधिक होती है और यह क्या अच्छा जलता है, मतलब अच्छा तरीका से जलता है और अधिक ऊष्मा देता है, ईंधन अधिक देता है। कह रहा है कम धुआं एवं स्वच्छ रसोई। इससे क्या किया जा सकता है, रसोई को स्वच्छ और धुआं मुक्त बनाया जा सकता है। कह रहा है उपयोग में सरल एवं सुरक्षित, और उपयोग में क्या है, सबसे आसान है और सबसे सुरक्षित भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका लाभ दिया हुआ, कह रहा है स्वास्थ्य की रक्षा। इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, बीमार होने से बच सकते हैं। कह रहा है ईंधन की बचत करता है, साथ ही साथ इससे क्या होती है, ईंधन की बचत भी होती है। कह रहा है पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, समय एवं धन दोनों की बचत होती है। आगे देखिए चारकोल है। कह रहा है लकड़ी या अन्य जैविक पदार्थों को सीमित वायु यानी ऑक्सीजन की कमी में गर्म करने पर जो काला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे चारकोल कहते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, लकड़ी को आधा अधूरा जलाएंगे, जलाने के फलस्वरूप जो उसका कुछ कुछ भाग बच जाएगा छिद्र जैसा, इस प्रकार से वही चारकोल कहलाता है। कह रहा है इसका लाभ देखिए, कह रहा है उच्च ऊष्मा देता है, चारकोल क्या करता है, ऊष्मा अधिक देता है। कह रहा है धुआं कम और स्वच्छ जलता है, और यह क्या करता है, धुआं कम मात्रा में उत्पन्न करती है और मतलब स्वच्छ रहता है। कह रहा है धातु उद्योग, घरेलू उपयोग, जल शोधन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका कमियां दिया हुआ है। कह रहा है कि बनाने में लकड़ी की हानि होती है, और चारकोल को बनाने में क्या होती है, लकड़ी, सबसे ज्यादा लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है उत्पादन महंगा पड़ता है, जिसके फलस्वरूप लकड़ी जंगल से जब हम लाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी खरीद कर लाना पड़ेगा, तो क्या होता है, ये महंगा भी थोड़ा सा पड़ता है। कह रहा है अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है, धूल और प्रदूषण हो सकता है, और इसके फलस्वरूप क्या हो सकता है, प्रदूषण भी हमारे वायुमंडल हो सकती है। अब यहाँ पे है बायोगैस। बायोगैस, तो बायोगैस में कच्चा माल है। सबसे पहले बायोगैस में कच्चा माल की क्या क्या आवश्यकता होती है, 5 मिनट, क्या क्या आवश्यकता होती है देखिए। कह रहा है पशुओं का गोबर, बायोगैस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो पशु का गोबर की आवश्यकता होती है, रसोई का कचरा की आवश्यकता होती है, कृषि अवशेष की आवश्यकता होती है, और मानव मल की आवश्यकता होती है, और जल युक्त जैव पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये सारा जो पदार्थ है उपस्थित रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस को उत्पन्न कर सकते हैं। अब प्रक्रिया देखिए दिया हुआ है, यानी कैसे कैसे बनता है बायोगैस। कह रहा है कच्चे माल को पानी के साथ मिलाकर स्लरी बनाया जाता है, मतलब एक घोल बनाया जाता है। कह रहा है इस स्लरी को बायोगैस प्लांट में डाला जाता है। अब इसी को क्या करेंगे, इस प्रकार से बायोगैस प्लांट बना हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से द्रव अवस्था में घोल के रूप में बनाकर इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। कह रहा है एनारोबिक यानी ऑक्सीजन रहित परिस्थिति में
जीवाणु इसे अपघटित करते हैं और बायोगैस बनाती है। अब क्या होगा, इसमें आने के फलस्वरूप जब कुछ समय हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, जो जीवाणु होता है इसको अपघटित करने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। टूटने के फलस्वरूप इससे गैस उत्पन्न होगी। कह रहा है कि गैस ऊपर एक एकत्र होती है, स्तरीय आउटलेट से निकलती है। क्या होता है, इस जब अपघटित होती है होने के फलस्वरूप ऊपर वाला हिस्सा में क्या हो जाती है, गैस इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, यहाँ से गैस यहाँ से पाइप के माध्यम से गैस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के फलस्वरूप इसको हम जलाकर खाना बनाने के उपयोग में लाते हैं। और जो अवांछनीय पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, इस नली के जरिए बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए करें संरचना, यानी जो हमारा बायो गैस बना होता है उसमें जो मीथेन गैस होता है उसका लगभग 55 से 65% उसका भूमिका रहता है। यानी बायोगैस में अधिक मात्रा में जो उपस्थित होती है वो मीथेन ही उपस्थित रहती है, लगभग 55 से 65%। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं, ये 30 से 40% उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S बोलते हैं, ये 0 से 1% उपस्थित रहता है। और नाइट्रोजन यानी N2 जो गैस होती है वो 0 से 1% के रूप में उपस्थित होती है। और जल वाष्प एवं अन्य गैस जो होती है वे शेष होती है, यानी बचा हुआ भाग रहता है। और हाँ, जो बायोगैस है इसमें मीथेन गैस ज़्यादा मात्रा में रहने के कारण ही वो जल पाती है। अगर मीथेन गैस उसमें नहीं रहेगा तो शायद नहीं जल पाएगा, शायद क्या जल ही नहीं पाएगा, और उसे उस कारण बायोगैस भी नहीं निर्माण हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। अब इसका लाभ है, तरह स्वच्छ धुआं रहित एवं उच्च ऊष्मा वाली गैस है। यानी बायोगैस क्या है, तो स्वच्छ है और क्या है, धुआं रहित यानी धुआं नहीं देती है और अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। ईंधन की बचत तथा आर्थिक लाभ। और इससे क्या होती है, बायोगैस का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ईंधन को बचाव कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, आर्थिक लाभ हमें प्राप्त होता है। करा पर्यावरण अनुकूल अनुकूल एवं नवीकरणीय स्रोत है। और ये क्या है, एक पर्यावरण अनुकूलन है और ये एक प्रकार का नवीकरणीय स्रोत है। मतलब इसको उपयोग करने के बाद इसे फिर से हम बनाकर क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। करा स्लरी उत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो शेष पदार्थ बच जाता है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैविक खाद के रूप में उसका हम उपयोग कर लेंगे। अब करा ग्रीन क्षेत्रों में सतत ऊर्जा का अच्छा साधन है। चलिए आज का टॉपिक इतना जितना था उतना समाप्त हो गया। आज के लिए इतना टॉपिक ही काफी है, अब चलेगा अगला दिन। धन्यवाद।